नमस्कार दोस्तों कभी अफ्रीका, कभी मिडिल ईस्ट और कभी यूक्रेन, दुनिया के अलग अलग हिस्से में समय समय पर वॉर होती रहती है और इसको देखते हुए भारत सरकार को ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ता है ताकि वहां से भारतीयों को लाया जा सके सेफली। और इसी को देखते हुए ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया इसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आई कि इस समय जो इजराइल और ईरान का फुल स्केल वॉर चल रहा है, लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक लॉन्च किए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ईरान जब भी इस तरह की सिचुएशन देखता है अपना पूरा का पूरा जो एयर स्पेस है वो क्लोज कर देता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लैंड के थ्रू अलग अलग देशों के थ्रू लाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, काफ़ी वक्त बीत जाएगा और खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसको देखते हुए फाइनली मैं आपको बता दूं, ईरान ने भारत के लिए, जी हाँ, ईरान ने भारत के लिए एक एक्सेप्शन कर दिया और अपना जो एयर स्पेस है वो ओपन कर दिया ताकि भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से लाया जा सके। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये इतना मायने क्यों रखता है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, यहां पर इंपॉर्टेंट खबर अर्मेनिया के लिए भी है। यहां पर जो छोटा सा आप देश देख रहे हो अर्मेनिया, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और जो हमारा रिलेशन है अर्मेनिया के साथ वो अभी काफी कम आया है। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको जरूर अवेल करिए। बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स, अगर आपको कोई डाउट है, मेरी टीम बैठी हुई है यहाँ पर, इस नंबर पर एग्जैक्टली जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए और आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि ऑपरेशन सिंधु क्यों लॉन्च करना पड़ा। सिंपल सी चीज है, इजराइल और ईरान का वॉर हो गया और इसमें मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन अटैक्स, सब कुछ आपको इस समय देखने को मिल रहा होगा। और इसी की वजह से बहुत सारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं ईरान के अंदर, स्टूडेंट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, वो यहाँ पर फंस गए हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो बताया जा रहा है कि 4000 से ज़्यादा इंडियन सिटीजन्स इस समय ईरान में थे। और ये आपको अलग अलग शहर में, स्पेशली ईरान में अगर आप देखोगे तो उनकी जो कैपिटल है तेहरान, यहाँ पर अगर आप ईस्टर्न साइड में, यहाँ पर अगर आप पूरा देखिए तो ये आपको देखने को मिलेगा मशाद वहाँ पर। और तेहरान के जस्ट नीचे ये जो शहर है ना कॉम, और ये तो देखिए बहुत डेंजरस हो जाता है क्योंकि कॉम के ही जस्ट बगल में आपने सुना होगा फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसको हिट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जहां पर इतने सारे अटैक्स देखने को मिल रहे हैं और कई भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए थे। इनफैक्ट 4000 से ज़्यादा सिटीजन्स में अगर आप देखिए तो मैक्सिमम इसमें स्टूडेंट्स ही हैं। और स्टूडेंट्स में भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको जम्मू कश्मीर के छात्र देखने को मिलेंगे। तो इसी को देखते हुए हमें उनको बचाना था, वहाँ से निकालना था। भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन सिंधु। सिंधु आप सब जानते हैं जो रिवर है, इंडस रिवर, उसी के नाम पर एक प्रकार से रखा गया है, जो कि कंटिन्यूटी और सिविलाइजेशन को दर्शाता है। खैर, ऑपरेशन सिंधु का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सिंपल सी चीज़ है, सभी भारतीयों को हाई रिस्क एरियाज से निकाला जाए ईरान के, और यहाँ पर जो सेफ पैसेज है यूजिंग डिप्लोमेटिक चैनल, जो भी कुछ यूज़ करना पड़े, हमें उनको सेफली घर वापस लाना है। और ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल, मेडिकल, लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो इस समय लोगों को आवश्यकता है, जो भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो सब कुछ प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर चाहे एयर हो, लैंड हो, मल्टी नेशन कॉरिडोर्स हो गया, जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसका यूज़ करके ये किया जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ईरान ने इतना एक्सेप्शन क्या कर दिया और क्यों कर दिया। देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब भी वॉर वाली सिचुएशन होती है, छोटी मोटी भी चीज़ें होती है ना, तो ईरान अपना पूरा का पूरा जो एयर स्पेस है वो क्लोज कर देता है। और अभी तो फुल स्केल वॉर चल रहा है, तो इस बीच यहां पर एक्सेप्शन क्रिएट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसी की वजह से यहां पर जो ईरानियन अथॉरिटीज हैं उन्होंने टेम्पररी कॉरिडोर अप्रूव कर दिया ताकि इंडियन इवैक्यूएशन जो फ्लाइट्स हैं वो डायरेक्टली ईरान से उड़ान भरे और उसको भारत लाया जाए, दिल्ली लाया जाए। और एटलीस्ट मैं आपको बता दूं, 3 चार्टर जो फ्लाइट्स हैं वो आपका मशाद जो शहर है, इनफैक्ट बताया ये जा रहा था कि बहुत सारे जो छात्र हैं उनको तेहरान से पहले इधर लाया गया मशाद की तरफ, और वहाँ से फ्लाइट उड़ी हैं और वो भारत पहुंची इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कल रात से ही खबर आ गई थी कि जो 3 फ्लाइट उड़ी हैं वहाँ से स्टूडेंट्स को लेकर आ रही हैं। 1000 के आसपास कम से कम स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी वापस लाया जा रहा है, और एक तो ऑलरेडी कल रात को ही पहुंच गया था। तो लगातार जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं।
अब जहाँ तक स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस का सवाल है, तो देखो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि ईरान में उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। मतलब बॉम्बिंग्स उन्होंने विटनेस की हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया। अब इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है, कोई चीज़ें देखनी है, तो इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाएगा तो आप कैसे करोगे? पावर कट हो गया, ड्रोन अटैक्स का काफ़ी ज़्यादा डर था, फिर शॉर्टेजेस होने लग गए थे फूड, वाटर, मेडिकल सप्लाइज़ के कई एरियाज़ में, और एक प्रकार से स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा झेलना पड़ा है। इनफैक्ट कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपने सुना ही होगा कि यहाँ पर कुछ जो छात्र हैं उन्होंने कंप्लेन भी किया था कि जो बसें हैं, जो फ्लाइट दिल्ली तक पहुँची थी तब तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ से जब उनको जम्मू कश्मीर ले जाया जा रहा था बस से, तो उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। लेकिन तुरंत जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इंटरवीन किया और जो बेटर क्वालिटी की बसेज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। खैर जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि इट वॉज लाइक लिविंग इन अ वॉर मूवी, वी कुड सी मिसाइल्स ओवरहेड, ऐसा मेडिकल स्टूडेंट का कहना है। इनफैक्ट उन्होंने इंडियन एम्बेसी की काफ़ी तारीफ की और कहा कि ये इट वॉज लाइक आवर सेकेंड होम ड्यूरिंग दोज डेज। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ में देख रहा था, उनका कहना था कि उनके जहाँ पर वो रह रहे थे ना, एग्जैक्टली उनके डोर स्टेप से उनको उठाया गया है और यहाँ पर लाया गया है। तो पूरा जो हेल्प प्रोवाइड किया जा सकता था वो किया गया। इनफैक्ट आप देख सकते हो 24/7 कंट्रोल रूम तेहरान और न्यू दिल्ली में ओपन कर दिया गया, नंबर्स वगैरह यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए, कोऑर्डिनेट किया गया क्लोजली विथ ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री और लोकल अथॉरिटीज़ के साथ। जो इंडिगो की फ़्लाइट्स है उसको यहाँ पर मोबिलाइज कर दिया गया और यहाँ पर जो इंडियन एम्बेसीज़ हैं आसपास के कंट्रीज़ में, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, वहाँ पर भी उनको बैकअप ट्रांजिट के लिए तैयार कर दिया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ईरान ने भारत के लिए जो एयर स्पेस ओपन किया है ये इतना मायने क्यों रखता है? ये अनप्रेसिडेंटेड है। जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान यूजुअली वॉर टाइम के समय अपना पूरा एयर स्पेस जो है कंप्लीट उसको क्लोज कर देता है, तो उस समय करना और स्पेशली अभी के समय, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। ये कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक ट्रस्ट है वो दिखाता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ईरान को ये बात पता है, सबको पता है कि भारत इजराइल के साथ कितना क्लोज है, तो उसके बावजूद भी ये चीज़ कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ह्यूमैनिटेरियन ऑप्टिक्स भी कहीं ना कहीं ईरान दिखाने की कोशिश, वो भी तो कोशिश करा होगा ईरान कि देखो इन सभी सिचुएशन के बावजूद भी हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो एयर स्पेस है वो भारत के लिए ओपन कर दिया था। और कहीं ना कहीं जो कॉरिडोर है वो केयरफुली टाइम किया गया ताकि इजरायली जो मिसाइल्स हैं वो ईरान में ना आए, उस समय ना आए एटलीस्ट। ठीक है, अब हो सकता है कि क्या भारत ने इजराइल से भी बात की होगी कि हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ान भर रही हैं, प्लीज़ अभी के लिए मिसाइल मत दागो, कुछ भी हो सकता है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर के समय तो ये बात तय थी कि हमने यूक्रेन और रशिया दोनों से बात कर ली थी कि उस समय एटलीस्ट ये जो पूरा कॉरिडोर है वहाँ पर किसी भी प्रकार की फायरिंग ना की जाए। तो खैर जो भी है ये ईरान का हो गया। लेकिन दूसरा यहाँ पर जो काफ़ी चर्चा हो रही है वो अर्मेनिया के बारे में। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये अगर आप मैप देखोगे ईरान, इसके आसपास बहुत सारे कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़, इनफैक्ट टोटल 7 नेबरिंग कंट्रीज़ आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई भारत के लिए? देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप देखोगे तो हमारे रिश्ते यहाँ पर अजरबैजान जो टर्की है दोनों के साथ खराब हो गए थे। कहने का मतलब है यह है कि जब यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन सिंधु, तो ईरान से हम डायरेक्टली फ्लाइट तो ले नहीं सकते थे, तो हमारे पास ऑप्शन यही था कि हमें लैंड बॉर्डर के थ्रू दूसरे देश ले जाना है और वहाँ से फ्लाइट लेकर भारत लेकर आना है। तो इसमें प्रॉब्लम यही आ रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अजरबैजान और टर्की, इनके साथ तो रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे, हम नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, आप सब जानती हो, बलूचिस्तान यहाँ पर, और पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है वहाँ से हम अगेन नहीं आ सकते थे, तो 3 देश तो ऐसे ही चले गए। फिर जहाँ तक सवाल है यहाँ पर अफगानिस्तान का, देखो अभी अफगानिस्तान के साथ हमारा ऑफिशियल रिलेशन नहीं है। ठीक है, जो इस समय तालिबान रूल कर रही है अफगानिस्तान के अंदर, ऑल्दो बैक चैनल से कुछ ना कुछ बातचीत वगैरह होती रहती है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल रिलेशन हमने इस्टेब्लिश नहीं किया है। तो सवाल ये उठता है कि अब यहाँ पर बचे एक तो तुर्कमेनिस्तान, एक हो गया इराक आपका, और हो गया यहाँ पर अर्मेनिया। तो जहाँ तक तुर्कमेनिस्तान का सवाल है तो बोला ये जा रहा था कि यहाँ पर बहुत ही स्पार्सली लोकेटेड एरिया है, मतलब बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो लॉजिस्टिकल की काफ़ी इश्यूज आ सकते थे अगर हम इधर तुर्कमेनिस्तान जाने की कोशिश करते। इराक का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि अब देखो इजराइल और ईरान दोनों के बीच में ही ये पड़ता है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो एयर बेसेस हैं वो बंद कर दिए गए थे, तो उधर से भी मुश्किल हो रहा था। एंड दैट इज़ वाई आखिरी में इकलौता ऐसा देश बचा था वो है
आपका अर्मेनिया, ये छोटा सा देश, जहां से फाइनली हमें हेल्प मिली, और हेल्प मिलना ही था क्योंकि इस समय भारत और अर्मेनिया के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ड्यू टू क्लोज्ड ईरानियन एयर स्पेस जो ओवरलैंड रूट्स है वो हमने इस्तेमाल किया। और अर्मेनिया में अगर आप देखोगे मेगरी से येरेवान, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये आपका ईरान और लैंड बॉर्डर, बेसिकली ईरान और अर्मेनिया का लैंड बॉर्डर है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो। तो अर्मेनिया के अंदर है मेगरी ये जगह, तो स्टूडेंट्स को पहले यहाँ लाया गया मेगरी, और फिर वहाँ से पास होते हुए उनको अर्मेनिया लाया गया, सॉरी अर्मेनिया के अंदर जो कैपिटल है ये येरेवन, ठीक है, वहाँ पर लाया गया। और फिर वहाँ से उड़ान भरकर जो है फाइनली दिल्ली फ्लाइट जो है वो पहुंची थी। इसमें करीब 110 के आसपास स्टूडेंट्स थे जिनको लाया गया। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब ईरान ने अपना जो एयर स्पेस है वो ओपन कर दिया, एक्सेप्शन कर दिया भारत के लिए, तब तो हमें वो ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम फिर डायरेक्टली फ्लाइट से ला सकते थे। अच्छा, यहाँ पर डिफेंस पार्टनरशिप अगर आप देखोगे तो आज के डेट में अर्मेनिया के लिए भारत जो है सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन गया है। स्पेशली 2020 के बाद से जो अजरबैजान के साथ इसका टेंशन चला, बहुत ज़्यादा चला, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, हमने बहुत सारे सप्लाई किए अर्मेनिया को। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हो गया, पिनाका मिसाइल हो गया, ATAGS होवित्जर्स हो गए, आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम हो गया जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी यहाँ पर यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जियो स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट भी है इसका, क्योंकि अर्मेनिया अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए एक शोकेस की तरह हो गया फॉर इंडियन वेपन्स ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया में। ये हेल्प करता है टर्की और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने के लिए उस पूरे रीजन के अंदर। और फ्यूचर में मान लो कोई हमें लॉजिस्टिक बेस वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो अर्मेनिया हमें हेल्प कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अर्मेनिया के साथ भी, और अगेन ईरान के साथ रिलेशन। और जहाँ तक सवाल है कि पहले के अगर आप इवैक्यूएशंस की बात करें तो पूरा इतिहास रहा, आप देख सकते हैं। 2015 में यमन से हमने निकाला था ऑपरेशन राहत के तहत, 2021 में अफगानिस्तान से निकाला था ऑपरेशन देव शक्ति लॉन्च करके, सूडान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2023 में वहाँ पर हमने लॉन्च किया ऑपरेशन कावेरी, और 2022 में आप देख सकते हो ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था ताकि यूक्रेन वॉर से जो है आपका भारतीयों को लाया जा सके। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में जो इवैक्यूएशन के बारे में जितनी जानकारी थी पता चल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो व्हाट वाज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन ईरान चाबहार पोर्ट? ईरान के अंदर जो चाबहार पोर्ट है वहां पर भारत का जो इन्वॉल्वमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप बताइए। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, अगर आप स्टडी IQ पर प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की सब कुछ तैयारी कराई जाती है, इसमें 2026 या 27 का भी बैच अवेलेबल है। कोई डाउट है आपको, मेरी टीम बैठी है यहाँ पर, इस नंबर पे कॉल करिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है जो आपको मिल सकता है वो मिल जाएगा। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव, और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको 0 से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है, तो सुन लीजिए 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा।